और सबसे पहले झारखंड में हो रही पोलिंग की। जी हां, झारखंड में पहले मरहले की वोटिंग अब से तकरीबन 1 घंटे बाद थम जाएगी। रियासत में 1 बजे तक 46.83% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। वोटरों में वोटिंग को लेकर जोशो खरोश है। खुसूसी तौर पर खवातीन बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकल रही हैं। दोपहर 1 बजे तक लातेहार में सबसे ज्यादा 52%, जबकि विश्रामपुर और पांकी में सबसे कम 45% वोटिंग देखने में आई। अवाम में जहां वोटिंग को लेकर जोशो खरोश है, वहीं रियासत की सियासत के कई बड़े नामों ने भी अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। और चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे नौशाद आलम का। नौशाद, लगातार सुबह से हम आपसे अपडेट ले रहे हैं। अब कुछ ही देर बाद पोलिंग जो है उसका जोशो खरोश थम जाएगा। काफ़ी कुछ वहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी मसाइल को लेकर निकले हैं और एक एक वोट की कीमत भी आज उन्होंने समझी है। जी बिल्कुल है ना, आपने सही कहा कि यहाँ के लोगों ने वोट की कीमत को जाना है और जमहूरियत के इस बड़े जश्न में वो भी शरीक हुए हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि लोहरदगा का ये कुरैशी मोहल्ला है और यहाँ पे देखिए कि अभी भी लंबी लंबी जो है ना कतारें लगी हुई हैं। खवातीन एक जानिब जो है ना खवातीन की भीड़ है, काफ़ी तादाद में वो जो है ना अपने घरों से निकली है और ये जो सिलसिला उनका सुबह से जारी है। लगातार जो है ना अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर रही हैं और दूसरी जानिब जो है ना नौजवान है, यहाँ बढ़ चढ़ करके जो है ना नौजवान भी हिस्सा ले रहे हैं। हम उनके मसाइल को जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनके इलाके में क्या जो है ना मसाइल है और वोट की जो है ना जो कीमत है वो किस तरह से पहचाना है और किस तरह से इसके लिए बेदारी मुहिम चलाई गई है, जिसके नतीजे में यहाँ काफ़ी तादाद में जो है लोग जो है ना निकले हैं वोटिंग के लिए। आप बताएं कि क्या क्या मसाइल हैं और कैसे जो है उम्मीदवार को नुमाइंदे को चुनना चाहते हैं जो आपके इलाके की तरक्की के लिए काम कर सकें। यहाँ पे तो मसाइल का तांता लगा हुआ है। लोगों में बेरोजगारी बढ़ी हुई है। जब से झारखंड की तश्कील हुई है 19 साल हो गए हैं, तो 15 साल में तो जो चीज़ें थी वो थी, लेकिन बीते जो 5 साल रघुवर की सरकार आई है उस सरकार में तो बेरोजगारी का वो आलम है कि हर चौक चौराहे पे आपको 20-25 नौजवान जो है वो बैठे हुए मिल जाएंगे। और अब जो भी इशूज है उस इशूज में सरकार जो है ना काफी बढ़ चढ़ करके मतलब लोग निकले हैं इस इलाके में। खास तौर से जो बॉक्साइट है वो जो है ना कुदरती दौलत से मालामाल ये इलाका है। बॉक्साइट का इलाका बॉक्साइट की नगरी कहलाती है। क्या है या इस इलाके की परेशानी और मसाइल? लोहरदगा का मसाइल सबसे बड़ा है बेरोजगारी और यहाँ पर बॉक्साइट की नगरी कहा जाता है लोहरदगा जिला को, लेकिन यहाँ पर 10 महीने 11 महीने से बॉक्साइट पूरा बंद है और ये भाजपा की सरकार है। यानी जो है ना ट्रकें वगैरह जो चलाते हैं वो किस मतलब कम्युनिटी से लोग जुड़े हुए उससे ज़्यादातर? अक्सरियत यहाँ पर अल्पसंख्यक के लोग हैं और उसमें ज़्यादा मुसलमान हैं, चाहे वो ट्रक ओनर हो, ट्रक ड्राइवर हो, खलासी या लेबर हो या मिस्त्री के लाइन। बेरोजगारी काफ़ी बड़ी है। उसके अलावा क्या मसाइल है यहाँ? उसके अलावा यहाँ का मसाइल है कि यहाँ के जिसे किसान हैं उनके साथ भी का मसला है। यहाँ के किसान का जो मामला है एकदम सरकार उसको नज़रअंदाज किए हुए हैं, जो गलत है। और क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए? बुनियादी सुविधाएं की बात करें, बुनियादी सुविधा ये है कि यहाँ पर के जो भी महिलाओं को सुविधा मिलना चाहिए, यहाँ के नौजवानों को नौकरी मिलना चाहिए, वो यहाँ पर सरकार नहीं उपलब्ध करा पा रही है। कितना जोश देखा जा रहा है इस चुनाव को लेकर के, इंतखाबात को लेकर? यहाँ पर हमको ये लग रहा है कि बदलाव का स्थिति में पूरे झारखंड में एक हवा चला हुआ है कि यह सरकार को चेंज किया जाए। यानी काफ़ी जो है तादाद में लोग निकले हुए हैं। यहाँ पे लोहरदगा एक खुसूसियत ये है कि यहाँ पे जो कुदरती दौलत है यानी बॉक्साइट जो है का ज़ख़ायर है यहाँ पे, और उस बॉक्साइट को जो ट्रांसपोर्टेशन का जो काम करते हैं उसमें बेशतर जो है अक़लियती तबके से लोग हैं। वो ट्रक के मालिक भी हैं और ड्राइवर भी हैं और खलासी भी हैं। यानी पिछले 9 महीने से इनके मुताबिक ये जो बॉक्साइट का जो कारोबार है वो बिल्कुल बंद है और जो माइनिंग का काम है वो बंद है, जिसकी वजह से बेरोजगारी काफ़ी तादाद में जो है बढ़ी है। लोग दूसरे रियासतों में पलायन कर रहे हैं रोजगार के लिए और खवातीन के पास भी जो है कोई दूसरे जो है वसाइल नहीं है कि जो रोजगार के जो है मौके फराम हो सके। तो कुछ ऐसे जो है मसाइल हैं जिसको लेकर के लोग वो चाहते हैं कि ऐसा नुमाइंदा आए जो उनके इलाके की तरक्की के लिए बेहतर ढंग से काम कर सके, है ना?
जी नौशाद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे किस तरह की दिक्कतें जो हैं आज वहाँ जब अपना वोट कास्ट करने के लिए लोग आए उनको देखने में आई, क्या नाम गायब रहे या फिर ईवीएम में खराबी, क्या कुछ मुश्किलात का सामना रहा आज मजमूई तौर पर? आज मजमूई तौर पे हम ये जानना चाहेंगे कि पूरे लोहरदगा की बात करें तो कहीं से ऐसे भी जो है ना वाकयात या ऐसे मामला सामने आए हैं जो ईवीएम की खराबी हो या वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं हो, कुछ ऐसे जो है ना मामलात आए हैं, आप भी बताएं। नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा वोट का जो रेशियो है ना पोलिंग का, वो कम हो रहा है, या कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि कहीं पर एक साजिश का ये शिकार हो रहे हैं यहाँ के वोटर। ऐसी कोई शिकायत मिली है कि कोई वोटर लिस्ट में नाम नहीं है या किसी वजह से उन्हें वोट देने से जो है ना रोका गया, कुछ ऐसी शिकायतें मिली है? शिकायतें वोटर लिस्ट से संबंधित तो नहीं है, लेकिन ईवीएम से संबंधित काफी शिकायतें मिली है कि कहीं पे सोलो पोल हो रहा है, कहीं पे मशीनें खराब है, कहीं पे दबाने के बाद जो है ना बीप की आवाज नहीं आ रही है। इससे निर्वाचन आयोग जो है उनको इन्फॉर्म किया गया है, लेकिन सोल्यूशन नाम मात्र के लिए किया गया है। सारे जगह पे जो है ना वोटिंग का जो अमल है वो तो जारी है। नहीं, वोटिंग का अमल जारी है, लेकिन स्लो पोल हो रहा है। कहीं पे अब 600 हो जाना चाहिए था तो वहां पे अभी 400 हुआ, अब सिर्फ मशीन की खराबी की वजह से हुआ, स्लो पोल की वजह से हुआ है। कहीं कहीं पे पेट्रोल जो मतदान कर्मी है वो भी स्लो कर रहे हैं। यानी जो है ना वो किसी तरह की वो खामियां पाई नहीं गई हैं, लेकिन जो वोटिंग का जो अमल है वो जो है काफी सुस्त रवि से हुआ है, जिसकी वजह से जो तादाद जो रेशियो होना चाहिए, वोटिंग का जो फीसद होना चाहिए था वो जो है ना फीसद नहीं हो पाया है। लेकिन अभी ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जो लोग अभी कतार में खड़े हैं कसीर तादाद में, वो अभी वो सिलसिला भी जारी है और 3 बजे तक वो जो लोग भी कतार में रहेंगे उसके बाद भी उन्हें एक मौका फराहम किया जाएगा कि दो अपने जो हक रायदही का इस्तेमाल करें, है ना। और ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे भी हम आपसे इसी तरह से अपडेट लेते रहेंगे। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि झारखंड में पहले मरहले की वोटिंग अब से कुछ देर बाद यानी 1 घंटे के बाद ख़त्म हो जाएगी और लगातार क्या कुछ पोलिंग परसेंटेज है उस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। और चलिए सीधे हम रुख करेंगे महाराष्ट्र की सियासत का, जहां फ्लोर टेस्ट जारी है। अधिवेशन संस्थगित झालं असताना पुन्हा अधिवेशन जर आपल्याला बोलवायचं असेल अध्यक्ष महोदय, तर त्या पुन्हा अधिवेशनाकरता आपल्याला राज्यपालांचा समन्स काढावा लागतो। या ठिकाणी समन्स काढलेला नाही। आपण हे खरं आहे 7 दिवसापर्यंत अधिवेशन आपण स्थगित ठेवू शकता, पण ते कधी ठेवू शकता? आपण जर त्याची घोषणा केली असेल तर। आपण घोषणाच केली नाही। आपण या ठिकाणी अधिवेशन संपवलं, आपण राष्ट्रगीत घेतलं आणि राष्ट्रगीत घेतल्यानंतर आज ज्यावेळेस आपण अधिवेशन बोलवतात आपण असं दाखवतात आणि म्हणून भास्कर जाधव आपण म्हणालात ते खरं होतं की राष्ट्रगीत का झालं नाही। आपल्याला प्रथा परंपरा माहिती आहे। हे नवीन अधिवेशन आहे। नवीन अधिवेशनाची सुरुवात ही वंदे मातरमने व्हायला हवी। तो उद्धव ठाकरे आज अपना वहाँ फ्लोर टेस्ट दे रहे हैं और लगातार इस अहम खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। हमने देखा कि देवेंद्र फडणवीस ने किस तरह मजबूती के साथ अपनी तमाम बातें जो है वो इस वक्त असेंबली में रख रहे हैं। हैदराबाद का रुख करेंगे, जहाँ वेटरनर खातून की इस्मत दरी और कत्ल मामले में हैदराबाद, दिल्ली और दीगर मुकामात पर लोग ज़बरदस्त एहतजाज पर हैं। अवाम और तलबा सड़कों पर उतर कर एहतजाज कर रहे हैं। हैदराबाद में दिलसुख नगर और शादनगर और दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट पर लोग मुजाहरा कर रहे हैं। हैदराबाद शादनगर बार एसोसिएशन ने मुलजिमीन को कोई भी कानूनी मदद फराहम न करने का भी ऐलान कर दिया है। उधर दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट पर एहतजाज करने वाली एक लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लड़की का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने उसकी पिटाई की। एहतजाज कर रहे लोगों का मुतालबा है कि मुजरिमों को सख्त सज़ा दी जाए। लोगों ने पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाए। मुतासरा के अहले खाना के साथ इंसाफ का मुतालबा किया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल। स्वाति, जिस तरीके से प्रियंका रेड्डी की हत्या हुई उसके बाद आज एक लड़की प्रोटेस्ट करने के लिए बैठी थी और उसको पुलिस यहाँ पर लेकर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक रवैया है दिल्ली पुलिस का। अनु दुबे को घसीटते हुए लेकर आए, एक कमरे में बंद किया और वहाँ पर उसको बिस्तर पे डालकर 3 लेडी पुलिस ऑफिसर्स उसके ऊपर चढ़ गए, मारा पीटा। उसकी पूरी बॉडी पे खरोचों के निशान है। अरे क्या गलती थी उसकी? उसको डराया गया, धमकाया गया कि आगे से कभी प्रोटेस्ट मत कर देना। उसकी सिर्फ इतनी गलती थी कि वो अपने नेताओं से सवाल पूछ रही थी कि क्यों सोते रहते हो और देश में कितने रेप होंगे तब तुम जाके जगोगे। तो दिल्ली पुलिस जितने रेपिस्ट है उनको तो पकड़ नहीं पाती। जो लड़कियां
जो लड़के आवाज उठाते हैं उन्हीं पे इनको जोर चलता है। तो हमने मदद करी अनु दुबे की। अभी अनु दुबे ने कंप्लेंट फाइल करी है। मैं पुलिस को चाहती हूँ कि एफआईआर दर्ज हो इस केस में, जितने पुलिस ऑफिसर से उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही हो। और साथ में दिल्ली महिला आयोग नोटिस इशू कर रहा है दिल्ली पुलिस को। ये हुआ कैसे? ये जो थाने हैं, ये थाने देश की जनता के थाने हैं, ये इनके थाने नहीं है कि किसी को भी बंद किया और मार दिया और गुंडागर्दी करी। निर्भया कांड के बाद लगातार सख्त कानून बनाने की बात हुई, कई कानून भी बने, लेकिन अगर हम इस तरीके की घटनाओं की बात देखें तो लगातार वो सामने आ रही हैं। तो कहाँ कमी आ पाती है कि क्या लगता है कि आखिरकार इस तरीके की जो घटनाएं रुकनी चाहिए थी वो रुकने की बजाय बढ़ती जा रही हैं लगातार? वो घटनाएं इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि लोगों को डर नहीं है। लोगों को लगता है कि किसी भी लड़की के साथ कुछ कर दोगे क्या होगा, कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत दिन अरेस्ट हो जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा फिर छूट जाओगे। क्योंकि जो निर्भया के कातिल हैं वो भी आज तक जिंदा है। उसकी माँ, निर्भया की माँ भी दर दर की ठोकरें खा रही है, क्योंकि कोई एक्शन तो नहीं होता ना। एक्शन जब तक नहीं होगा, जब तक हर हाल में ऐसा सिस्टम नहीं होगा कि 6 महीने के अंदर अंदर लड़की के साथ कुछ गलत करा है, फांसी की सजा होनी चाहिए और हर हाल में होनी चाहिए। एक बार ये सिस्टम करके देखिए पूरा देश कैसे सुधरता है, क्योंकि डंडे के जोर पे ही ये देश सुधर सकता है। लेकिन वो तो करते नहीं। कानून तक बन गया। अरे पिछले साल 10 दिन के अनशन पे बैठी थी, 10वें दिन पे एक कानून भी बनाया देश की सरकार ने कि छोटे बच्चों के बलात्कारियों को हर हाल में 6 महीने में फांसी की सजा दी जाएगी। पर कानून को लागू तो करो। आज तो दिल्ली में 1.5 साल हो गया उस बात को भी, अभी तक कानून नहीं लागू होता, एक भी बलात्कारी को फांसी की सजा नहीं देते। तो कैसे बदलेगा देश? और यही तो पूछने अनु दुबे जा रही है। और यही मेरा सवाल है पार्लियामेंट से, कब तक सोते रहोगे जी? आपके घर में कुछ होगा तभी जगोगे। अनु दुबे से आप अभी मिलकर आई हैं, अब उनका क्या कहना है? सस्पेंशन की भी बात आप कर रही हैं। अनु दुबे बहुत परेशान है। वो वैसे ही बहुत परेशान थी। वो बहुत ज़्यादा तड़प रही थी क्योंकि एक लड़की को जला दिया गया। क्या गलती थी उस लड़की की? उसके माँ बाप की क्या गलती थी? और ऐसे में एक मंत्री ये कहता है कि अरे 100 नंबर पे कॉल नहीं किया, हम क्या कर सकते हैं? तो कौन, किसको गुस्सा नहीं आएगा? पूरे देश में ऐसा कोई नहीं बचा जिसको गुस्सा नहीं आ रहा। बस अनु दुबे ने ये करा कि उसने आवाज़ उठाई। आज पूरे देश में जितनी अनु दुबे हैं, मैं सबसे अपील करती हूँ, और जितने लोग, लड़के हैं जो इसके बारे में फील करते हैं, अपनी आवाज़ उठाइए, ये सोए हुए नेताओं को जगाइए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, जिनका कहना है कि जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक ये देश नहीं सुधरेगा। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इस सबके बीच मुलजिमीन को अब अदालत में पेश किया जा रहा है। उधर महबूबनगर बार एसोसिएशन ने मुलजिमीन को किसी भी तरह की कानूनी मदद फराहम न करने का अहम फैसला किया। వైద్యురాలపై జరిగిన అత్యాచారం, హత్య సంఘటనని యావత్ తెలంగాణ న్యాయవాద సమాజము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నది. ఏదైతే 4 నిందితులు ఈ సంఘటనకు పాల్పడ్డారో వాళ్ళకి న్యాయవాదులు ఎవరు కూడా న్యాయ సాయం చేసి బెయిల్ పిటిషన్ వేయకూడదని ఫెడరేషన్ ఆఫ్ బార్ అసోసియేషన్ తెలంగాణ తరఫున, అదేవిధంగా మహబూబ్నగర్ బార్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్గా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. రాబో రోజుల్లో కూడా ఈ కేసు మహబూబ్నగర్ కోర్టులోనే ట్రయల్ జరుగుతుంది కాబట్టి ట్రయల్ అప్పుడు కూడా ఏ న్యాయవాది కూడా నిందితుల తరపున వాదించకుండా ఉండాలని న్యాయవాదులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఏదైతే బాధిత కుటుంబం తరపున స్పెషల్ వకాలత్ వేసి మేమంతా న్యాయవాదులను కూడా బాధిత కుటుంబానికి న్యాయం జరిగే విధంగా సహకరిస్తామని విజ్ఞప్తి చేస్తాం. मुलजिमीन को कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा करते हुए हैदराबाद में शादनगर पुलिस स्टेशन के बाहर बड़े पैमाने पर एहतजाज जारी है। इस एहतजाज में स्कूली तलबा के अलावा सरपरस्तों और आवाम की बड़ी तादाद मौजूद रही। अम्बेडकर मुजस्मे से लेकर पुलिस स्टेशन तक एक बड़ी रैली निकाली गई। आवाम के एहतजाज के सबब पुलिस स्टेशन और उसके करीबी इलाकों में पुलिस की भारी नकली तैनात की गई है। आवाम के एहतजाज के सबब मुलजिमीन को पुलिस स्टेशन में ही तिब्बी खिदमात फराहम की जा रही हैं। और वहीं खातून वेटरनिटी डॉक्टर के कत्ल के खिलाफ तेलंगाना के ज़िला नारायणपेट में भी बड़े पैमाने पर एहतजाज है। एहतजाज में स्कूली तलबा के अलावा मकामी लोगों की बड़ी तादाद मौजूद रही। इस वाक़े के खिलाफ शहर भर में रैली निकाली गई। साथ ही मुलजिमीन को फांसी की सज़ा देने का मुतालबा करते हुए मुलजिमीन के खिलाफ नारेबाजी की गई। वाज़ेह है कि तमाम मुलजिमीन का ताल्लुक़ ज़िला नारायणपेट के मक्थल मंडल से है।
वहीं तेलुगु फिल्मों के मज़ाही अदाकार अली ने इस वाक़े पर गहरे दुख और सदमे का इजहार किया। अली ने महलूक खातून डॉक्टर के अहल खाना से मुलाकात की, इजहार ताज़ियत किया, साथ ही मुलज़मीन को कड़ी से कड़ी सज़ा देने की भी उन्होंने मांग की। సీసీ కెమెరాలు ఉండగా ఇంత పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఉండగా పైగా ఎక్కడో మారుమూల ప్రాంతంలో గ్రామాల్లో జరగలేదు, సిటీలో జరిగింది. సిటీ నడిబొడ్డున అంటే నిమిషానికి కొన్ని వందల కార్లు వెళ్ళే వెహికల్స్ తిరిగే హైవే మీద ఇది జరిగిందంటే నిజంగా చాలా బాధాకర విషయం. నిజంగా ప్రియాంక వాళ్ళ ఫాదరు ఎక్స్ ఆర్మీ, ఆయన దేశానికి ఎంతో సేవ చేశారు. కానీ పాపం ఆ ఫ్యామిలీకి ఇలా జరగటం నిజంగా బాధాకరమైన విషయం. అంటే ఆ ఫ్యామిలీ కాదు, ఏ ఫ్యామిలీకి కూడా జరగకూడదు. और अब बात करेंगे जीडीपी की शरह-ए-नूम में अब तक की हुई सबसे बड़ी गिरावट की। जी हाँ, मुल्क में मईशत पर मरकजी हुकूमत और अपोजिशन के बहस व मुबाहिसे के माबैन जीडीपी के जो आदाद शुमार सामने आए हैं वो यकीनन बेहद मायूस कुन है। मोदी सरकार की दूसरी पारी में मईशत लगातार गिरती जा रही है। नए आदाद शुमार के मुताबिक मईशत की शरह नमू 4.5 तक जा पहुंची है। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं। सर, देखा जाए तो जो जीडीपी की रफ्तार है बहुत धीमी हो गई है और आपको भी पता चला होगा जो आया है नतीजा सामने। देखिए, मोदी जी के बस का नहीं है देश को चला पाना। भाषण देने के अलावा, मीडिया मैनेज करने के अलावा, इवेंट मैनेजमेंट करने के अलावा, प्रचार करने के अलावा मोदी जी के बस में देश चलाने भर का नहीं है। अगर ये देश आज इतना मजबूत नहीं रहा होता जो कांग्रेस ने मजबूत किया था, तो मोदी जी के राज में तो ये माइनस में जीडीपी चली गई होती। रोज जीडीपी घट रही है, रोज देश बर्बाद हो रहा है, लेकिन मोदी जी की चंगासी, सब चंगासी, अरे सब चंगासी नहीं, सिर्फ बीजेपी के अकाउंट चंगासी हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है और भाजपा का जो इनकम है, प्रॉपर्टी है, पैसे है, चंदा है, वो खूब बढ़ रहा है। उसी को जीडीपी मान लिए हैं बीजेपी वाले। और वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने मुल्क की मईशत पर मरकजी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में सिब्बल ने कहा कि बीजेपी को सिर्फ रात में सरकार बनाना आता है, चलाना नहीं आता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल हमारे साथ है बात करने के लिए। सिब्बल जी, अच्छे दिन का नारा लेकर ये सरकार आई थी और जीडीपी जो है वो बुरे दौर से गुजर रही है। 6 साल में सबसे नीचे जीडीपी पहुंच गई है। कैसे फिर सरकार ये कहती है सब कुछ चंगा है? हाँ, वो तो जाके हुआ हाउडी मोदी के, आपको मालूम है प्रोग्राम में प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि सब चंगा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी, क्या चंगा है, कहाँ चंगा है? अच्छे दिन की तो आप बात करते नहीं हो आजकल, क्यों नहीं बात करते? अच्छे दिन भूल गए या आपको मालूम है कि अच्छे दिन आने नहीं वाले? अब पिछले 6 क्वार्टर्स में जो जीडीपी है वो गिरती जा रही है और आज 4.5 पर पहुंच गई है जुलाई सितंबर के क्वार्टर में। और मैं समझता हूं कि जो रूरल डिमांड है 1974 के बाद आज घटी है, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इसका मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों की जेब में पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि आमदनी नहीं है। डिमांड कम हो जाएगी तो उत्पादन कम होगा, इंडस्ट्री का, एफएमजीसी का उत्पादन कम होगा। उत्पादन कम होगा तो इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, इन्वेंट्री बढ़ जाएगी तो नई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, नई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो जॉब्स नहीं होंगे। तो ये एक चेन रिएक्शन होता है और इससे हम गुजर रहे हैं। और वित्त मंत्री जी राज्यसभा में कहती हैं कि आप थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। अब जो जिस शख्स के भूखा है तो भूख तो पेशेंस नहीं रख सकती ना। किसी को वो तो चाहते हैं, वो शख्स तो चाहेगा ना कि मुझे कोई रोजगार मिले ताकि मैं कमाऊं, ताकि मैं अपना पेट भी भरूं, अपने परिवार का पेट भी भरूं। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है देश का जहां मंदी नहीं है। आप ऊर्जा देख लीजिए, ऊर्जा में उत्पादन तो है लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। कोल सेक्टर में जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, पहले कभी नहीं हुआ।
क्योंकि कोल प्रोडक्शन उस हद तक बढ़ नहीं रही, इंडस्ट्री की डिमांड को पूरा नहीं कर रही। और अगर कोल पावर सेक्टर खरीदेगा नहीं, और आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद पावर सेक्टर में इतनी मंदी आई है क्योंकि कोल ब्लॉक्स खत्म हो गए, ऑक्शन हो नहीं रहे और कोल का उत्पादन बढ़ नहीं रहा, तो सारा पावर सेक्टर एनपीए हो चुका है। एनपीए 10 लाख करोड़ पे पहुंच गए थे, अब वो एनपीए तो बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा बहुत कभी कम होते हैं। अभी मुद्रा में भी एनपीए हो गया 16,000 करोड़ का, तो मुद्रा में एनपीए हो गया। क्योंकि अगर आप लोगों को बिना कोलैटरल के लोन दोगे, वो हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन आप बाकी जगह उत्पादन अगर ठीक होगा तो वो भी ठीक होगा। धन्यवाद। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क।